भारत की आज़ादी की लड़ाई पता है कोई एक कहानी नहीं है, बल्कि कई कहानियों का एक पूरा संगम है। अक्सर हम ब्रिटिश इंडिया के संघर्षों को तो याद रखते हैं, लेकिन एक और कहानी है जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है, और वो कहानी है प्रिंसली स्टेट्स की, यानी रियासतों की। जरा सोचिए, उस वक्त का जो भारत था, उसका लगभग आधा हिस्सा, मतलब 2/5, वो सीधे अंग्रेजों के राज में था ही नहीं। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा इलाका था, जहाँ सैकड़ों भारतीय राजा, महाराजा, नवाब, उनका शासन चलता था। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये इलाके सीधे ब्रिटिश राज के नीचे नहीं थे, तो फिर ये आज़ाद भारत का हिस्सा बने कैसे? ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है ना? और इसका जवाब हमें उस दौर की पॉलिटिक्स की कई उलझी हुई परतों को समझने में मदद करेगा। तो चलिए, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना, हमें सबसे पहले उस दौर के दो भारत को समझना पड़ेगा। हाँ, एक नहीं, दो भारत। और ये दोनों दुनियाएं एक दूसरे से जमीन आसमान जितनी अलग थीं। ये वाकई में दो अलग अलग दुनियाएं थीं। देखिए, एक तरफ था ब्रिटिश इंडिया, जहाँ हाँ, धीरे धीरे ही सही पर कानून का राज, कुछ सिविल राइट्स, ये सब बातें होने लगी थीं। और दूसरी तरफ था प्रिंसली इंडिया, रियासती भारत, एक ऐसी दुनिया जहाँ राजा की मर्जी ही कानून थी। लोगों पर अक्सर भारी टैक्स का बोझ, अधिकार वो तो लगभग थे ही नहीं। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? इस पूरे ऑटोक्रेटिक सिस्टम को, इस पूरी तानाशाही को अंग्रेजों का पूरा पूरा प्रोटेक्शन हासिल था। अब यहाँ सिस्टम में एक बड़ा पेच था। कहने को तो राजाओं के पास अनलिमिटेड पावर थी, लेकिन असल में उन पर ब्रिटिश रेजिडेंट की 2400 घंटे नजर रहती थी। अंग्रेजों की स्ट्रैटेजी बड़ी स्मार्ट थी, एकदम डबल गेम। वो इन राजाओं को नेशनलिज्म के खिलाफ एक दीवार की तरह इस्तेमाल करते थे, और साथ ही ये भी पक्का करते थे कि कोई असली प्रोग्रेस न होने पाए। हाँ, कुछ अपवाद जरूर थे। बड़ौदा और मैसूर जैसे कुछ राज्य थे जहां वाकई सुधार की कोशिशें हो रही थी। वो एक उम्मीद की किरण की तरह थे। तो फिर सवाल उठता है कि इतने दमन वाले सिस्टम में बदलाव की आग लगी तो लगी कैसे? और इसका जवाब है, ये चिंगारी राजाओं ने नहीं, बल्कि आम जनता ने जलाई थी। इस बदलाव की हवा चली ब्रिटिश इंडिया से। 1920 के दशक में जब गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, तो उसकी गूंज इन रियासतों तक भी पहुंची। और बस वहीं से पहली चिंगारी जली, पॉलिटिकल अवेकनिंग की। इसी से इंस्पायर होकर मैसूर, हैदराबाद जैसी जगहों पर लोकल संगठन बनने लगे, जिन्हें कहते थे प्रजामंडल। और ये कोई छोटी बात नहीं थी। सोचिए, पहली बार लोग अपने हक के लिए एक साथ आ रहे थे, ऑर्गेनाइज हो रहे थे। और देखते ही देखते 1927 तक ये आंदोलन इतना फैल गया कि इन सारी अलग अलग आवाज़ों को एक साथ लाने के लिए ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस बनाई गई। लेकिन एक मिनट, ये जो नया आंदोलन खड़ा हो रहा था, उसे लेकर इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर, इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या कर रही थी? शुरुआत में तो उनका स्टैंड बड़ा कॉशियस था, बड़ा संभलकर चल रहे थे वो, लेकिन ये बहुत जल्द बदलने वाला था। देखिए, 1920 के दशक में कांग्रेस की पॉलिसी थी नॉन इंटरवेंशन की, मतलब दखल नहीं देना। रियासतों के लोग कांग्रेस के मेंबर बन सकते थे, बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस के नाम पर वहां कोई आंदोलन नहीं कर सकते थे। और इसके पीछे एक प्रैक्टिकल वजह भी थी। लीगली ये स्टेट्स आज़ाद थे, और हर स्टेट का अपना अलग पॉलिटिकल माहौल था। कांग्रेस उस वक्त एक साथ इतने सारे फ्रंट पर लड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर 1930 के दशक के बीच में दो ऐसी चीजें हुई जिन्होंने पूरा गेम बदल दिया। पहली, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये अंग्रेजों की एक चाल थी, नेशनलिज्म को कमजोर करने की, जिसमें राजाओं को बिना चुनाव लड़े सेंटर में सीटें दी जा रही थीं। और दूसरी बड़ी घटना, 1937 में कांग्रेस ने कई प्रांतों में चुनाव जीते और सरकार बनाई। इसने रियासतों के लोगों को एक जबरदस्त मैसेज दिया कि हाँ, आज़ादी मुमकिन है, डेमोक्रेसी मुमकिन है। और इस बदलाव पर आखिरी मुहर लगाई खुद गांधी जी ने। उनके शब्द बहुत पावरफुल थे। उन्होंने कहा कि जब लोग खुद जाग गए हों तो दखल न देने की पॉलिसी कायरता कहलाएगी। ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब वो रियासतों की लड़ाई में सीधे कूदने को तैयार थे। तो ये जो पॉलिटिकल शिफ्ट आया, इसे जमीन पर समझने के लिए चलिए एक केस स्टडी देखते हैं। राजकोट का संघर्ष। ये एक छोटी सी रियासत की कहानी है, लेकिन इसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। राजकोट की कहानी ना असल में एक बाप बेटे की कहानी है। पिता थे लखजी राज, जो एक प्रोग्रेसिव राजा थे, लोगों को साथ लेकर चलते थे।
लेकिन उनके बाद गद्दी पर आए उनके बेटे धर्मेंद्र सिंह जी, और उन्हें राजकाज से ज्यादा अपनी अय्याशियों में दिलचस्पी थी। उन्होंने स्टेट का पूरा खजाना खाली कर दिया और छोटी छोटी चीजों का, सोचिए माचिस और चीनी जैसी चीजों की मोनोपोली बेच दी। नतीजा क्या हुआ? महंगाई आसमान छूने लगी और लोगों का गुस्सा वो भी। और ये गुस्सा बहुत जल्द एक ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह में बदल गया। और ये कोई मामूली प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक सोची समझी इकोनॉमिक लड़ाई थी। लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया और स्टेट बैंक से अपना सारा पैसा निकाल लिया। बैंक दिवालिया होने की कगार पर आ गया। मामला इतना बढ़ गया कि इस आंदोलन को लीड करने के लिए खुद सरदार पटेल को आना पड़ा। और ये मत सोचिए कि ये कोई छोटा मोटा लोकल मामला था। वाइसराय लिनलिथगो ने जो टेलीग्राम लंदन भेजा था, उससे पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ी हुई थी। उन्हें डर था कि अगर राजकोट में नेशनलिस्ट जीत गए तो ये चिंगारी पूरे रियासती भारत में आग लगा देगी। दबाव इतना बढ़ा कि राजा ने सरदार पटेल की बात मान ली, एक रिफॉर्म कमेटी बनाने पर राजी हो गया। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। ब्रिटिश रेजिडेंट के कहने पर राजा अपने ही वादे से पलट गया। ये एक खुला धोखा था। इस धोखे के बाद तो लड़ाई एक नए लेवल पर पहुंच गई। सत्याग्रह फिर से शुरू हो गया। कस्तूरबा गांधी जब राजकोट पहुंची तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर आखिर में एंट्री हुई महात्मा गांधी की। 3 मार्च 1939 गांधी जी ने राजा को उसका वादा याद दिलाने के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनके इस एक कदम ने पूरे देश में हलचल मचा दी और वाइसरॉय पर जबरदस्त प्रेशर बना दिया कि वो कुछ करें। तो इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे का नतीजा क्या निकला? जैसा हम देखेंगे, इसकी जो लेगेसी है वो सीधी साधी नहीं है, बल्कि काफी कॉम्प्लेक्स है। राजकोट के इस केस ने अंग्रेजों की एक पॉलिसी, ब्रिटिश पैरामाउंसी के दोहरे चेहरे को एकदम बेनकाब कर दिया। ये उनका सबसे बड़ा हथियार था, जिसे वो जब चाहते जैसे चाहते इस्तेमाल करते थे। मतलब जब लोग हक मांगते तो कहते, अरे नहीं, ये तो आज़ाद रियासत है, हम दखल नहीं दे सकते। और जैसे ही राजा ने नेशनलिस्ट से समझौता किया, फौरन बीच में कूद पड़े और समझौता तोड़वा दिया। हाँ, ये सच है कि गांधी जी अपना इमीडिएट गोल पूरा किए बिना राजकोट से लौट आए, लेकिन इस संघर्ष का असर बहुत गहरा था। ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी हार थी जिसके अंदर जीत छिपी हुई थी। तो फिर असली विरासत क्या थी? वो ये थी कि राजकोट जैसे संघर्षों ने रियासतों की सोई हुई जनता को पॉलिटिकली जगा दिया। इसने शीशे की तरह साफ कर दिया कि राजाओं की ताकत उनकी अपनी नहीं है, वो तो अंग्रेजों के सहारे पर टिके हैं। और शायद सबसे बड़ी बात, इन लड़ाइयों ने राजाओं को मेंटली उस भविष्य के लिए तैयार कर दिया जहां उन्हें एक आज़ाद भारत का हिस्सा बनना था। और इसी तैयारी की वजह से बाद में सरदार पटेल के लिए भारत को एक करना मुमकिन हो पाया। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है कि अगर ये नाकाम लगने वाले संघर्ष कभी हुए ही न होते तो क्या आज का एकजुट भारत बन पाता? इतिहास के ये जो भूले बिसरे पन्ने हैं ना, ये हमें यही याद दिलाते हैं कि भारत सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं, बल्कि ऐसी ही कई छोटी बड़ी लड़ाइयों से मिलकर बना है।